अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायलॉग और मैं हूं इकरा हारिस। हम तकसीम के अहद में जी रहे हैं। सियासत से लेकर सहाफत तक, मईशत से मुआशरत तक पूरी कौम तकसीम है। सबके अपने अपने बुत हैं, सबका अपना अपना बयानिया है। इसी अहद तकसीम में इंसाफ के इदारों में पड़ी दरार भी सामने है। बहुत से तज्जियाकारों को तो इस्टेब्लिशमेंट में भी राय का तसादुम नजर आता है। इसीलिए जब भी हम तमाम अकाइयों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं तो नाकदीन को मजाक लगता है, दीवानगी लगती है। लेकिन इसी दीवानगी में कौम की जिंदगी छुपी है। इसी तमहीद की जरूरत है। 6 जजेस के खत पर बनने वाले इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर सामने आने वाले रद्द अमल को देखकर पेश आई। इंक्वायरी कमीशन बन गया बेदा करियर के हामिल मुशर्रफ आमरीत की राह में दीवार बनने वाली अदलिया के रुकन जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन की सरबराही भी सौंप दी गई। TORs भी हाथ में पकड़ा दिए गए। 2 माह का वक्त भी इनायत हो गया। अगर सब लोग दयानतदारी से सियासत और अदालत से मुदाखलत का खात्मा चाहते हैं तो अब क्या मसला है जो अपोजिशन ने इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया? सवाल यह है कि इस 2000 में क्या हम कभी कौमी सियासत के मंजरनामे पर इत्तफाक राय का अमली मुजाहरा देख सकेंगे? सवाल यह भी है कि इख्तलाफ के गुंजलक में उलझी सियासत की ये गुत्थी कब सुलझेगी? अगर हम मुश्किल तरीन मुआशी हालात के तनाजुर में भी ग्रैंड डायलॉग की बैठक नहीं सजा सकते तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन मेहमानों से जो ग्रैंड डायलॉग के लिए आज हमारे साथ डायलॉग में मौजूद होंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। जजेस के खत और उनके इल्जामात की तहकीक के लिए कमीशन कायम कर दिया गया है। सो अदालती निज़ाम में मुदाखलत तो सर हर दौर में मौजूद रही है। आपके ख्याल में कमीशन की तहकीकात का आगाज कहां से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बड़ी खूबसूरत अपने इब्तदाइये में बात की है कि बुनियादी तौर पे जो भी इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं और बिलखुसूस इस वक्त जो आपको सियासी मंजरनामे में ऐसी बातें हैं कि जिससे अपोजिशन जो है वो मामलात को सुलझाने की बजाय मज़ीद बिगाड़ने की तरफ लेके जा रही है। और सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि इससे पहले के सारे मामले के ऊपर कोई तहकीकात शुरू होती, जुडिशल कमीशन को अप्लाई किया गया था ऑनरेबल जजेस की तरफ से। और जुडिशल कमीशन जैसे कि सब जानते हैं कि वो अदलिया के मुहासबे का एक फ़ोरम है, वो इंटेलिजेंस इदारों के मुहासबे का फ़ोरम नहीं है। अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब ने करना था कि इसको आगे उन्होंने लेके कैसे जाना है। मैं इस बात के ऊपर उन्हें बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने उसी दिन जिस दिन ये ख़त मौसूल हुआ, चूँकि अपना ये प्रेस नोट ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है, उन्होंने जो 6 जजेस थे ऑनरेबल उनको भी बुलाया, मोअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के साथ साथ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें बुलाया गया और उनकी सारी बात सुनी गई। फिर उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास सुप्रीम कोर्ट का वो तलब किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश मुलाकात जो है वो हुई और उसके बाद उन्होंने दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया। यानी एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस साहब वो सॉरी आराम से नहीं बैठे, बल्कि इस मामले की तह तक उन्होंने मुकम्मल पहुंचने की कोशिश की। और फिर ये तय पाया गया कि अगर एक ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस मामले की ना तहकीकात कर सकती है और ना वो एजेंसियों के हवाले से कोई कार्रवाई उसके दायरा इख्तियार में है। तो लिहाजा एक जुडिशल कमीशन की तश्कील जो है वो की गई और कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। अब ये सारी सूरत हाल इस वक्त तक की है। तो मेरी गुजारिश ये थी कि अब जबकि जुडिशल कमीशन बन चुका है और एक इंतहाई ऑनरेबल रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो इसको हेड कर रहे हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। हमें किसी तरह की कोई आप ये कहें कि इसके बारे में राय ज़नी और कोई अदलिया के को ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी चाहिए, इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता ही है कि अभी कमीशन ने जो अभी अपना काम करना है सो करना है। और यकीनन जो 6 ऑनरेबल जजेस ने लेटर लिखा है उसमें जो चंद वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया है, जब ये कमीशन बनेगा तो उसमें एविडेंस भी आएगा, उसमें सारी तो सर ये जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की भी तहकीकात होगी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पहली बात तो उनका केस थोड़ा सा इस लिहाज से मुख्तलिफ ज़रूर है कि उसमें उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने एक फ़र्द का नाम लिया था कि फ़लाँ इंटेलिजेंस के फ़लाँ अफसर मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरे घर आके उन्होंने मुझे फ़लाँ केस में ऐसा करने का कहा, फ़लाँ केस में ऐसे करने से मना किया। थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का केस था। बहरहाल
लीविंग दैट असाइड, उनके केस के अंदर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला दे चुकी है, रिव्यू तो हो सकता है लेकिन चूंकि फ़ैसला आ चुका है, लिहाजा कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर किसी तरह का वो रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकता। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक आप ये कहें कि अपनी जो मेरी मालूमात जिस हद तक हो सकती हैं लॉ के बारे में, उसके हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल पक्की ठक्की बात है कि कमीशन का दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से ना कोई राय दे सकता है, ना उसमें कोई चीज़ मनफी कर सकता है, ना एडिशन कर सकता है। हाँ, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के पास ये हक़ बिल्कुल मौजूद है कि वो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में कोई फ़ैसला अगर होता है तो उसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच बन सकता है। नंबर 2, वो भी किसी कमीशन का मुतालबा कर सकते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि उन किरदारों को जो जिनके हवाले से उन्होंने पटिशन की थी, अगर मज़ीद वो कोई चाहते हैं कि नाम सामने आए, कोई एक्शन हो, कार्रवाई हो, तो उनके पास अपना राइट मौजूद है। तो लेकिन ये कमीशन उस केस के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकेगा। अच्छा तारिक साहब, पीटीआई जजेस खत के हवाले से काफ़ी एहतजाजी मोड में नज़र आ रही है। क्या खत में मौजूद इल्ज़ामात और पीटीआई और उनके बानी को कहीं फ़ायदा पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई लिंक आपको नज़र आ रहा है? बिकॉज सोशल मीडिया मुहिम में ऐसे लग रहा है कि फरीक बनती जा रही है पीटीआई। देखिए, बात यह है कि पीटीआई का माजरत से शुरू से उनका वतीरा ये रहा है कि पहली बात राय को पहाड़ बनाना। कोई छोटा मामला होगा उसको वो इस कदर यानी बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे कि जो आप सब जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि फ़ेक न्यूज़, यानी वीडियो चाइना की होगी और लगाएंगे वो पाकिस्तान के किसी एक इवेंट से और उसको लिंक करेंगे पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, दूसरी सियासी जमातों के साथ, दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, यानी झूठ का एक जो है वो पलंदा वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नज़र आएगा इस तरह की ख़बरों का। तीसरी बात यह है कि जो अगर कोई उनके हक़ में अदालत फ़ैसला दे दे तो उसकी तारीफ़ें, अगर कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए किसी अदालत से, उन जजेस की तस्वीरें लगा लगा के उनको गालियाँ। इसी तरह इदारों के बारे में जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के हों, हमारे दिफाई इदारे हों, अफवाज पाकिस्तान हो, ये किसी हवाले से भी ना मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है, ना पाकिस्तान के सिस्टम के लिए फ़ायदा मंद है। ठीक है। एक बात याद रखें कि जो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं या बिलउमूम मजमूई तौर पे अगर कहें तो अफवाज पाकिस्तान, दिफाई इदारे कह लें, वो हमेशा पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े होते हैं। और अगर वो रियासत के साथ खड़े ना हों तो रियासत आगे चल नहीं सकती। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आप इंडिया को ले लें, अगर उनके दिफाई इदारे रियासत के साथ खड़े ना हों, इंडिया एक कदम नहीं चल सकता। बांग्लादेश देख लें, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देख लें, अमेरिका क्या वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक कदम भी चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो लिहाजा इन इदारों को कमज़ोर करना, बुनियादी तौर पे आप रियासत को कमज़ोर करने की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे ये, मैं इनको क्या अर्ज़ करूँ कि अपने आप को तो सियासी तौर पे ये बहुत पुख्ता कार समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आप ये कहें कि मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे और अपने इदारों को आप ख़ास तौर पे ये सूरत हाल, इसमें अगर आप इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे, क्योंकि अब कमीशन बन गया है, लेट्स वेट फॉर दी फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन। तो मानते ही नहीं है ना सर, कमीशन को तो वो मानते ही नहीं है। सारी सूरत हाल देखेगा। ये बताइएगा, बिल्कुल सही आप सर, ये बताइएगा कि आप चूंकि हुकूमती रुकन की हैसियत से बेहतर तौर पर इस पर अपना जवाब दे सकते हैं। वफाकी काबीना ने इल्ज़ामात को नामुनासिब करार दिया है, तो क्या ये समझा जाए कि क्या नून लीग की क़यादत अदालती फैसलों में मुदाखलत के इल्ज़ाम को झुटला रही है? हालांकि माजी में तो आप लोगों की जानिब से भी ये शिकायत बहुत दफ़ा आई है सामने। देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि चूँकि जिन इल्ज़ामात का जिक्र उन खतूत के अंदर किया गया है, उनकी जांच पड़ताल के लिए ही कमीशन बना है। अब हम वक्त से पहले अगर अपनी कोई, हर बंदा अपनी राय ज़नी करेगा तो वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। अगर कोई मामला भी किसी अदालत के सामने ट्रायल के उसमें हो, फेज़ में हो, जिसे हम कहते हैं कि अंडर लिटिगेशन है, तो उस वक्त परहेज़ किया जाता है। और मैं चूँकि कमीशन की तश्कील हो चुकी है और कबीने ने की है और चीफ जस्टिस साहब का ज़ाहिर है इसमें नॉड शामिल है
इसलिए मैं अभी इस बारे में कोई राय नहीं बिल्कुल। वक्त से पहले करना मुनासिब नहीं समझता। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल तारिक साहब, चूंकि अब IMF के साथ आपका मुआहदा हुकूमत का होने जा रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि बजट जो है वो अब IMF की हिदायत के मुताबिक तैयार किया जाएगा, यानी अब समझ लिया जाए कि मज़ीद महंगाई होगी। देखिए, पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करना 1 या 2 हफ्ते की बात नहीं है, लेकिन एक सिमत दुरुस्त रखने जा रही है हुकूमत इंशाल्लाह। नीयत हमारी बहुत साफ़ है, इरादे हमारे मजबूत हैं। IMF के साथ मुआहदा हो या मुल्क के अंदर दीगर इकदाम हों, मईशत की तरक्की हो, उस हवाले से हुकूमत को बड़ी क्लैरिटी है कि महंगाई को कंट्रोल किए बगैर और एक आम आदमी की जो ज़राए आमदन है उसकी बाइंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं वो बढ़ाए बगैर मुल्क में से मसाइल का खात्मा नहीं हो सकता। और हम वो तमाम इकदाम इंशाल्लाह ताला उठाने जा रहे हैं, बजट से पहले, बजट की जो तजावीज़ होंगी वो या उसके बाद, और इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आएगी। ये हमारी पाकिस्तान की कौम के साथ कमिटमेंट है इंशाल्लाह। बिल्कुल सी उम्मीद करते हैं जनाब कि आवाम को कोई रिलीफ मिले, क्योंकि आवाम से उम्मीदें लगाई बैठी है। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श आंडियो हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब आपका। सर, जजेस के खत पर हुकूमत का जो इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है, क्या कमीशन की तश्कील से पहले इसकी हिमायत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया गया था? मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, मेरा रब्ता नहीं है, मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता। तो आपका ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कमीशन पर मौक़िफ़ क्या रखती है अपना? मेरे ख्याल में इतना बड़ा मामला है, उस पर उसका अपना मौक़िफ़ ज़रूर होगा, वो मालूमात कर लेना चाहिए। आपके सवाल का फिर वही जवाब होगा, मुझे इल्म नहीं है कि मैं कोई बात कर सकता। सही। सर, अगर आपकी ज़ाती राय पूछी जाए इस पे, तो पीपल्स पार्टी को तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम और कमीशन के TROs पर, अब पार्टी का तो नहीं लेकिन आपका क्या ख्याल है सर इस पर? नहीं, हमें फिर एतराज़ नहीं है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के नाम पर कोई एतराज़ नहीं है, वो अच्छे जज रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, ये आम मामला नहीं है, पाकिस्तान की सलामती से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें पार्टी का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी यकीनन अपनी क़यादत, सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद जो मौक़िफ़ अख्तियार करेगी वो दुरुस्त होगा, और मुझे भी उसी की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, आप जानते हैं कि कोई भी वजह हो, एक बखेड़ा, वो टीम बड़ी एक्टिवली हो जाती है और ख़त को बुनियाद बनाकर भी एक हवा खड़ा कर रखा है। आपको लगता है कि ख़त में जो दर्ज इल्ज़ामात हैं उसमें PTI की रिहाई का भी मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? मेरे ख्याल में जजेस की तरफ से तो ये मुतालबा नहीं करना चाहिए, उनको गैर जानिबदार होकर बात करनी चाहिए। अगर वो मुतालबा करेंगे तो फिर वो तो पार्टी बन जाएंगे, वो गैर जानिबदार नहीं रह सकेंगे। रहा जहाँ तक ताल्लुक है PTI की, और जो आप बता रहे थे कि क्या कहते हैं जो सोशल मीडिया, उनके तो बेड़े पार हैं। जब से PTI बनी है, सवाए सोशल मीडिया के और काम किया क्या है उन्होंने? उनकी सारी सियासत, सारी लेक्चर सोशल मीडिया पर है। हाँ। और एक हवा खड़ा किया हुआ है, इसलिए वो खुद भी हवा बन गए। एक हकीकत है, PTI पाकिस्तान में मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हवा की तरह हो गए हैं। उनका मौक़िफ़ हवा की तरह है, उनका स्टैंड लेना हवा की तरह है, वो बात करते तो हवा की तरह है। जम के बात करनी चाहिए जुर्रतमंदी के साथ, वो PTI में है ही नहीं। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जादू भी है ना सर? बलूचिस्तान की सेनेट इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दूसरी जमातों से मिलकर ऐसा क्या जादू चलाया कि 11 की 11 सीटें ही बिला मुकाबला ही फैसला हो गया। सर, इस वसी तर मुफाहमत का सबब क्या था? हाँ, ये अच्छी बात है। जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहद हो जाता है और वसी पैमाने पर इत्तेहाद बनते हैं, तब तो जादू का पता नहीं चलाया जाता कि ये जादू कौन सा है कि सब के सब पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। अब अगर बलूचिस्तान में जरदारी साहब की मेहनत, खास में बिलावल साहब के दौरे, फिर हमारे वहाँ के मकामी क़यादत, अगर उनकी कारकर्दगी से कोई बेहतरी आई है, इसमें आपको जादू नजर आता है? चले जादू ही सही। जिंदा जावेद पार्टियां, ताकतवर पार्टियां, मुत्तहरिक पार्टियां, हकीकी जमहूरी पार्टियां जादू दिखाती रहती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, सर बलूचिस्तान से एक पीपल्स पार्टी की हिमायत से आपने एमल वली खान को भी सेनेटर मुंतखब किया है। इस हिमायत की कोई खास वजह है? क्या मुकामी लोगों ने हिमायत की या फिर ये पार्टी सेंट्रल पार्टी का फैसला था?
नहीं, हमने पहले भी ऐसा किया है। हमने पंजाब से कई दोस्त उठाए हैं, कई दूसरी जमायतों के दोस्तों की भी हिमायत हमने की है। एमल वली खान के साथ एएनपी जमायत है, उनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। और आसिफ साहब ने तो पख्तून कौम के लिए जो आवाज़ बुलंद की है, अपने दौर में जो फैसला किया है, पख्तून उनके शुक्रगुजार हैं। मौके पर मौका वो इसका अहवाल उसकी तज़किरा करते रहते हैं। अगर एमल वली की हिमायत की है तो मैं तो ज़ाती तौर पे हिमायत करता हूँ कि इस ख़ानदान के फ़र्द ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और जमहूरियत के लिए भी इनकी जमायत ने, तो इनका होना चाहिए। अगर हमारी ताउन और मदद के साथ वो सेनेट में आ जाते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। बिल्कुल। अच्छा चार्ली साहब, बशाम हमले के बाद चीनी तहकीकाती टीम ही पाकिस्तान पहुंची है और इंजीनियर्स की हलाकत पर बड़े आबी मंसूबे पर जब तक मुकम्मल हिफाजती इंतजामात नहीं होते काम रोक दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार रहा है सी पैक पे और चीन से दरीना ताल्लुकात पे। पीपल्स पार्टी सर कब हुकूमत का हिस्सा बन रही है और आपको लगता है कि ये जो काम रोक दिया गया है कुछ बेहतर और मौसर इकदाम हुकूमत को करने चाहिए इस पर? ये दुरुस्त है, बेहतर इंतजामात होने चाहिए और मजबूत इंतजामात होने चाहिए, बराए नाम नहीं होने चाहिए। चाइना हमारा एक फितरी दोस्त है और जितना मुश्किल वक्त में हमारा साथ चाइना ने दिया, अब नहीं, जमाना कदीम से लेकर भुट्टो साहब के जमाने से लेकर जो उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम चाइना के शुक्रगुजार हैं। और अब भी चाइना हमारे साथ बड़े प्यार और ताउन के साथ चलते हैं। तो हमें उनकी सलामती का और उनके सारे मामलात का जायजा लेकर कोशिश करके बेहतर फैसले करने चाहिए। अच्छा चार्ली साहब, आप ये भी बता दीजिए कि कोई इरादा है पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शामिल होने का? अगर मेरा कोई मामला होता तो मैं 5 मिनट में बता देता, क्योंकि बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ये मामला पार्टी के क़यादत के फैसले का है। तो जो क़यादत फैसला करेगी मेरा वो फैसला होगा। कोई आपके पास अंदर की खबर भी तो होगी ना कि क्या सोच रही है शामिल होने का? यार ईमानदारी की बात है, अंदर की बात होगी भी मेरे को मालूम, मैं फौरन आपको कहने पे बता दूंगा। जिस बात को बताना नहीं होगा वो मैं बात कैसे बताऊंगा आपको भला? ऐसी बात ना करें ना। बिल्कुल सही सर, खबर तो फिर इसी तरह आती है। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि आप समझते हैं कि IMF से मुज़ाकरात अब होने जा रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 साल के लिए जो हमें है इस लोन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा, तो PIA और बाकी इदारों की निजकारी पर अब क्या मौक़िफ़ होगा? क्या मान गई है पीपल्स पार्टी इसके लिए भी? मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के इतने कौमी इदारे को जो हमारे वकार की अलामत बना हुआ है, आप PIA के जहाज में बैठे, उसमें एक जुमला बोलते हैं, उस जुमले के बाद तो कोई वजह नहीं बनती कि हम सब्ज परचम के अलमबरदार PIA में, अब सब्ज परचम के अलमबरदार PIA को बेच देना सब्ज परचम के तौकीर बेइज्जती होगी। मैं नहीं समझता हूँ। हम इस किस्म के प्राइवेटाइजेशन की हिमायत नहीं करेंगे, हम लोगों की बात करेंगे। बातचीत हो सकती है, मसाइल जेर बहस लाकर उस दुरुस्त समित में अगर फैसले कर लिए जाए तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि हम अपने इदारे बेचेंगे। और अगर इदारे बेच के चलाना पड़ा मुल्क तो कब तक चलेगा? ये बात यानी क्लियर है कि प्राइवेटाइजेशन तो आप लोग उसकी हिमायत नहीं करेंगे? नहीं कर सकते। तो सर ये मामला तो तकरीबन अब जो इजलास हो रहे हैं उसमें तकरीबन तय पा गया है, तो अगर ये फैसला हुकूमत करेगी तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या करेगी? फिर पीपल्स पार्टी रोकेगी उसे? जो तरीक़ेकार होगा, कानूनी, आईनी, सियासी जो भी तरीक़ेकार होगा वो तो करेंगे। लेकिन जहां हुकूमतें फैसला करने पे आती हैं और किसी भी मौक़िफ़ को वो नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो क्या हुआ? और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, इंसाफ के सारे तकाजे ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने इदारे भी बेचे, कोई तकाजा नहीं पूरा किया गया। अब भी अगर अपने जिद पर अड़कर कोई फैसला कर रहे हैं, हम तो हिमायत नहीं कर सकते PIA की निजकारी का या किसी भी कौमी वकार का जो इदारा हो उसके लिए। हाँ, इस्लाहात की तो मौजूद उधर जरूरत है, इस्लाहात हो सकते हैं, गुंजाइश है। अच्छे फैसले कर अच्छे लोगों को बिठाकर बेहतर इंतजाम करके बेहतर फैसले कर सकते हैं, निजकारी से बच सकते हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो जजेस के मामले पर कमीशन बना है, इस पर एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि जब अगर तहकीकात हो ही रही हैं तो 2016 से ऑनवर्ड्स होनी चाहिए, 2023 से नहीं होनी चाहिए। आप भी यही समझते हैं कि फिर पीछे से मामला शुरू किया जाए? मैं समझता हूँ जो जिन्होंने मुतालबा किया है उनके जहन में जरूर बात है। 23 के वाले मामलात में उनको घाटा नजर आता है, इसलिए हम कहते हैं जब से इस किस्म की तरीक़ेकार हुआ है, आप देखिए अदलिया में क्या हुआ। एक मुजरिम की हैसियत में खान साहब का दुश्मन नहीं हूँ, इख्तिलाफ रखता हूँ उनसे। खान साहब मुजरिम की हैसियत से गए, जो उनकी पजीराई की। अगर ये अदलिया है तो ये अदलिया पाकिस्तान के लोगों के लिए गैर जानिबदार अदलिया नहीं होगी। इसलिए फैसले वो करने चाहिए, तरीक़ेकार वो अख्तियार करना चाहिए जिससे अदलिया की गैर जानिबदारी पर उंगली ना उठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मौला बख्श आनवी साहब, आपके वक्त का। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद मजीद गेस्ट के साथ बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेहरबानो साहिबा, हुकूमत ने जो तहकीकात, जजेस ख़त पर तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया है, पीटीआई उसे तस्लीम करती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई ख़ास वजह है इसकी? जी देखिए, हमें जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं, उनकी शख्सियत से हमें कोई मसला नहीं है। बड़ी मोतबर शख्सियत है, उनकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन भी है। हमारा जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो है कि हम ये जो इंक्वायरी कमीशन है ना, हम इससे हम अग्री नहीं करते। हमारी नज़र में आप चीफ जस्टिस साहब को एक इंक्वायरी कमीशन नहीं कॉल करनी चाहिए थी, उन्हें एक जुडिशल कन्वेंशन कॉल करनी चाहिए थी, जिससे वो अपने सारे जो उनके नीचे जजेस आते हैं, जिनके वो फादर कंसिडर किए जाते हैं, मतलब पैटर फैमिलिया, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनको बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि ये 6 तो ये कह रहे हैं और ये बहुत सीनियर जजेस हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि नीचे जूनियर लेवल पर भी दबाव है लोगों पर। तो वो सबसे पूछते कि आपके साथ क्या हुआ है, कि आपकी भी इसी तरह की कोई शिकायत है या आपको भी तशवीश है, आप खुल के आप जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इस वक्त देखिए, किसी जमात का ये एक सियासी नुक्ता नहीं है। इस वक्त हमारी जो अदलिया की साख है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमने उसको बचाना है। और जहां तक इंक्वायरी कमीशन की बात है, तो देखिए, इंक्वायरी कमीशन एग्जीक्यूटिव के नीचे उन्होंने बना दी। अब आपके सामने है, इन 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने जाहिर किया है कि एक जमात के खिलाफ जो है हम पे दबाव था कि एक जमात के खिलाफ हम फैसले दें। अब वो फैसले जो उन्होंने दिए, उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा उसी जमात को या उन्हीं जमातों को हुआ जो आज एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं। तो जिन लोगों ने फायदा उठाया इस सब से, आज आप उन्हीं के पास, उन्हीं के सामने इन 6 जजेस को खड़ा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया उससे फायदा आपको हुआ है, वो आपके लिए किया गया सब, और अब आप इनके साथ इंसाफ कीजिए। क्या हम, आपको ये समझ आती है मंतक, इज इट लॉजिकल? क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसाफ करेंगे? देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ ये भी है कि इस वक्त जो आपकी एग्जीक्यूटिव बैठी है वो जालसाजी के तहत आई है, वो एक जाली चोरी किए हुए मैंडेट पे बैठी है। तो उनके तो इस वक्त इंटरेस्ट में है ही नहीं कि वो इंसाफ करें, क्योंकि इंसाफ अगर होगा इस मुल्क में तो उनकी हुकूमत भी जाएगी, उनका चोरीशुदा मैंडेट भी जाएगा और उनका पर्दा भी फाश हो जाएगा। यानी अपने तसद्दुक़ साहब के नाम पे आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कमीशन पर ही एतराज है। रिजवान साहब, बिल्कुल ठीक है। रिजवान साहब, ये जो कमीशन का ऐलान हुआ है, कोई तहकीकात में किसी थ्रिल या किसी अहम मोड़ के आने का इम्कान है या रूटीन की इंक्वायरी और रिपोर्ट? देखिए, पहली तो बात ये है कि जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा है वो इसके अंदर दरख्वास्त दहिंदा हैं और मुद्दई हैं, और कोई मुद्दई अपने कॉज का जज नहीं हो सकता। पहली तो बात, ये तो अदल का बुनियादी असूल है ना, कि मुद्दई अपना जज नहीं हो सकता। तो अगर जुडिशल कमीशन बनना है तो एक दूसरी बात ये भी नोट कर ली जाए कि जिस तरह लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट के मातहत होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होती। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मातहत अदारा नहीं है। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये है कि देखिए, ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा आपको।
हाई कोर्ट का एक जज, मेरा ख्याल है 22वां ग्रेड होता है उनका, वो अगर उठ के ये कहता है कि 11वें ग्रेड का एक एजेंसी का इंस्पेक्टर मेरे ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, तो हाई कोर्ट के उस जज साहब की कैपेसिटी के ऊपर भी तो फिर क्वेश्चन आना चाहिए ना। नॉट एट ऑल सर, आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं? आप अब मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए 11वें ग्रेड का वो उसके, ही इज ऑल एम्पावरफुल हाई कोर्ट जज, ही कैन कॉल हिम, उनको कंटेम्प्ट में बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे कह रहे हैं, अच्छा आप बुनियादी तौर पे आप अदलिया की मुबादियात पढ़िए। मैडम मेरी बात, एक गुजारिश सुन लीजिए जी फरमाइए। एक गुजारिश सुन लीजिए। आपके सामने 40 साल बाद जुल्फिकार अली, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस खुलता है सुप्रीम कोर्ट में, लाइव चलता है, तो उसमें क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि क्यों इंसाफ ना हुआ, किसका दबाव था? वो कोई 25 ग्रेड का अफसर था, तब भी तो ऐसे ही अफसर थे ना, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, ज़ियाउल हक था। क्या बात कर रही हैं आप? धरना आपने देखा, आपने बाकी इतनी कमीशन देखी, जी जी। आपको इतनी ताज्जुब, आपको इतनी हैरत क्यों है कि ऐसे हो रहा है? अब थोड़ा सा मालूम नहीं है कि आपके मुल्क में क्या होता रहा है? जी जी मैडम, थोड़ा सा ना आते तब्दील कीजिए मैडम, थोड़ा सा देख रहे हैं। मैडम थोड़ा सा किसी को भी सुनने की आदत डालिए। पीटीआई के लोग हमेशा आते हैं, अपनी बारी लेते हैं, दूसरी की बारी में उसे बोलने नहीं देते और उसके अंदर फिर अपनी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये भी कीजिए। उस वक्त मैडम जैसे आपने फरमाया, उस वक्त ऑल पावरफुल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक जो था, वो इस मुल्क के ऊपर काबिज था और उसने कहा था कि जो मेरे वो एलएफओ के क्या उसने दिया था उस वक्त, उसके तहत हलफ नहीं उठाएगा, वो जज घर जाएगा, और जजेस घर गए थे। उस दबाव के अंदर वो फैसला हुआ था। अदलिया ने उसको रिव्यू किया है, नजरसानी की है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें बुरी बात नहीं है। अच्छा मेहरबानो, मुझे एक चीज बताइएगा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पीटीआई का जजेस के खत से ताल्लुक क्या है? क्योंकि इस खत की बुनियाद पर आप लोग बानिए पीटीआई के रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्तीफा दे दें। हालांकि जजेस ने जिन मामलात की निशानदेही की है वो तो जस्टिस बंदयाल के दौर की बात है। चीफ जस्टिस साहब का क्या ताल्लुक है इन सबसे? नहीं जी, हमें इस खत से सिर्फ ये हमें है मसला, या हम इसमें इतनी दिलचस्पी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो खत है इसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो उस सब बात की तायीद करती हैं जो हम पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं और जो आप सब देख रहे हैं। तब मासूमाना तरीके से ये देख रहे हैं कि किस तरह एक जमात के खिलाफ अदालतें फैसले कर रही हैं, जिसपे लोग भी तनकीद कर रहे हैं, जो कानून साजी से मतलब दिलचस्पी भी रखते हैं उसमें, और जो इस फील्ड से भी हैं, जितने वुकला हैं, जितने एनालिस्ट हैं, उन सब ने भी सवाल उठाए हैं कि किस तरह एक जमात के खिलाफ फैसले दिए गए। आपके सामने साइफर केस है, किस तरह वो अडियाला में चला, किस तरह उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए और किस तरह उसके अंदर उजलत में फैसला दिया गया। और हम तो पहले भी कहते थे कि वो दबाव में आकर दिया गया, वो ख्वाहिशात पर मबनी था केस, और वो ख्वाहिशात पे चला और उसमें सजा भी ख्वाहिशात पर हुई। उसी तरह आपके सामने जो तोशाखाना का केस है, जो इद्दत का केस है, जो 9 मई के केसेस हैं, ये सब आपके सामने जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह इनमें सजाएं हो रही हैं, जिस तरह इनमें शवाहिद नहीं है, जिस तरह कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये हमारा मौक़िफ़ रहा है। और आज इस खत से ये वाज़े हो गया कि हम पैरानॉइड नहीं थे, हम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे थे। हमारी जो बात है वो प्रूव हो गई इससे कि 6 बहुत ही मोतबर, बहुत ही सीनियर जजेस ने आके वही कह दिया कि जो इस बात का हमें खदशा था, जो हम कह रहे थे। ये तो इसलिए हमें इसमें इतनी दिलचस्पी है क्योंकि इस वक्त हमारी गर्दन पे तलवार है ना। अगर इंसाफ ना हुआ तो हमारे लोगों की जानों को खतरा है। बिल्कुल, ये तो पीटीआई समझ रही है ना, हमारे लिए नहीं, आगे जाते हुए देखिए इक़्तिदार के उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आज इंसाफ हमारे साथ नहीं हुआ, कल किसी और के साथ नहीं। बिल्कुल सही, तो आप सबकी जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी किसी के साथ ना हो। अच्छा रजी साहब, आपके इल्म में जजेस के खत का कोई ऐसा हवाला है जो बानी पीटीआई के मुकदमात में रिलीफ का सबब बन सके, जिस तरह पीटीआई कह रही है? अच्छा, मैंने वो खत पढ़ा है, उस पर कोई ऐसा हवाला मुझे नहीं नज़र आया। और देखिए, इस तरह के हर मौके के ऊपर पीटीआई जो है उसके जो वुकला है, आजकल वुकला ही सरबराह भी हैं, वो
इस बात के दावेदार हो जाते हैं कि जनाब यही बात तो हम कहना चाह रहे थे। अब देखिए ये लेटर लिखा गया चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब को। काजी ये तीसरा ख़त है, इससे पहले भी 2 खत लिखे जा चुके हैं। काजी साहब ने उन 6 के 6 जजेस को अपने घर बुलाया उसी दिन और उनसे इंडिविजुअली बात की। उससे अगले दिन वो उसे फुल कोर्ट पे ले गए। फुल कोर्ट की कैपेसिटी है 15 जजेस की। मैं अपना इंतहाई जिम्मेदार ज़राए से बात करने के बाद आपसे खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनमें से 13 जजेस का ख्याल था कि इसके ऊपर ये वाला मोड अपनाना चाहिए जो अपनाया गया है। अच्छा। 2 अरकान का ख्याल था कि इसका सुओ मोटो नोटिस लेके उन अदारों को तलब किया जाना चाहिए। अच्छा। तो 13-2 से फैसला हुआ कि हम इसके कमीशन की तरफ जाएंगे। अब मैं ये समझने में कासर हूँ कि वो जो जुडिशल एक्वमेन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस के अंदर है, वो उन 2 जजेस ने इख्तलाफ भी किया जिनके, वो जो है वो गलत है और वो जो 2 जजेस का वहाँ पे नुक्ता नज़र था वो दुरुस्त है। तो ज़ाहिर है 13 फाजल अरकान ने जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सजेस्ट किया उसके नतीजे के अंदर हुकूमत को समन किया गया, तलब किया गया। प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर कानून ने कहा भी उनकी ख्वाहिश थी हमारी नहीं। प्राइम मिनिस्टर को तलब किया गया और प्राइम मिनिस्टर को तलब करके उसकी तस्वीर भी जारी की गई। उनके साथ मुलाकात के मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड किए गए। बिल्कुल ठीक है। और उनके बाद ये कहा गया कि चूंकि कमीशन की तश्कील हमेशा वफाकी हुकूमत की सजेशन पे होती है, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप ना सिर्फ के कमीशन बनाएं बल्कि फैज़ाबाद धरने केस के अंदर जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने जो पहले डिक्लेयर कर रखा है उसके मुताबिक कानून साजी भी करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेहरबानो, पीटीआई के जो रहनुमा है अफजल खान मरवत साहब गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ हवालों से इस खत की मुखालिफत कर चुके हैं। आपकी पार्टी भी तकसीम है इस खत को लेकर? देखिए जी, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पार्टी में बड़े दबंग हैं, मगर ना वो सेक्रेटरी जनरल है, ना वो चेयरमैन है, ना वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। तो उनके पर्सनल व्यू जरूर होते हैं और उनका अपना देखने का जाविया है। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, बट आई वुडंट लाइक टू से मोर। अच्छा, एक और मैं चाहूंगी आप इस पे भी कमेंट कर दें इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। 9 मई में जो मुलव्वस अफराद थे उनमें से 5-5 साल कैद की सजा 51 मुल्जिमान को सुना दी गई है। इस पर आप क्या मौक़िफ़ रखती हैं? जी, इस पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है हमारा। जस्टिस मंदोखेल ने यही 9 मई के कुछ केसेस के हवाले से उनके भी कुछ रिमार्क्स हैं। जो बेल का केस था उस पर उन्होंने यही कहा कि आप फर्स्टली तो इसको आप दहशतगर्दी कैसे कह सकते हैं, आप इसको दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लाए कैसे, नंबर 1। नंबर 2, आपने लोगों के खिलाफ पर्चे किए हैं। काफी सारे लोग तो इस तरह के हैं जो उस वाक्य पे जगह पे थे ही नहीं, उसके बाद आप कोई शवाहिद नहीं सामने लेकर आए। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम कहते हैं तो आप कहते हैं कैमरा टूट गए, कोई फुटेज नहीं है। हालांकि कैमरा टूट भी जाए तो उसकी जो डीवीआर है वो तो कहीं और होती है, फुटेज फिर भी होनी चाहिए है। उसके बाद उन्होंने ये भी निशानदेही की कि अगर पिंडी में कोई वाकया हुआ तो उसकी गवाही एक पुलिस अफसर दे रहा है और वो पुलिस अफसर लाहौर से है, तो शवाहिद है ही नहीं। इसी बात पे हमें तशवीश है। यही वो सारी चीजें हैं कि जिसपे हम आज हम कब से आवाज उठा रहे हैं, और जिसपे ये खत अगर आप उसको उस जाविये से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। 5-5 साल आपने 51 लोगों को सजा दे दी गई, जहां पर ना कोई ठोस सबूत है हमारे मानने में। तो ये तो आप मानेंगी मेहरबानो कि पीटीआई हैज अ वेरी ब्रिलियंट माइंड टू टैकल द इशू और अपनी तरफ मोड़ लेते हैं कोई ना कोई इशू और आप एंगल टिल्ट कर लेते हैं अपनी तरफ कोई ना कोई। नॉट एट ऑल, दीज आर फैक्ट्स। आई विल टेल यू, मैं आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ, इसको तो मैं बखूब वाकिफ हूँ ना। मेरे भाई हम कराची में थे, मेरे वालिद भी कराची में थे। मेरे भाई पर गुजरावाला पे भी 9 मई के केसेस है, फैसलाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी। अब मुझे ये बता दीजिए कि वो इन चारों जगहों पे फर्स्टली तो कैसे पॉसिबल है कि वो इन चारों जगहों पे था। तो इससे यही पता चलता है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया हमारी जमात को, उसकी लीडरशिप को, जो वहां पर थी भी नहीं। ठीक है, वैसे सजा 20 साल हुई। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे सर? अब ये फैसला एक आ गया तो अब शुरुआत हो गई, इख्तिताम कहाँ तक होगा? अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया था वो आर्मी कोर्ट्स के अंदर जो फैसले पेंडिंग थे वहाँ से मना किया था। और हम जैसे जो रांदा दरगाह है जो पीटीआई की नज़र के अंदर, उन्होंने उस वक्त भी कहा था
कि आप मिलिट्री कोर्ट में केसेस चल जाने दीजिए, उनकी टोटल जो कैपेसिटी है लीगल वो 3 साल से ज़्यादा नहीं पनिश कर सकते। तो वहाँ से आपको जल्दी छुटकारा भी मिल जाएगा और दिन रात प्रोसीड करके वो फैसला भी सुना देंगे। लेकिन पीटीआई को सिविल कोर्ट्स में जाने का शौक था, तो अब वो भुगतिए। 20-20 साल सजा हुई है, लेकिन चूंकि शुरू एक वक्त में होगी। 5-5 साल सजा दी है गुजरांवाला के 51 लोगों बिल्कुल सही, लेकिन अब देखते हैं ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब आपका, और मेहर बानो हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह।